देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो खबरों का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर माफिया पर सीएम योगी अब सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, माफिया पर तेज हो शिकंजा कसने की कार्रवाई। तो शिकंजा कसने की कार्रवाई अब तेज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। माफिया के खिलाफ प्रोएक्टिव पुलिस को रहने को कहा गया है, यानी यह निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। और अब माफियाओं पर एक बार फिर से सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एक माफिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का प्रचार प्रसार भी हो। तो जिस तरीके से माफियाओं पर अब जो भी कार्रवाई की जाएगी, यह आदेश जारी कर दिया गया है कि अगर एक भी माफिया के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि जो बदमाश, जो दबंग बताए जाते हैं, उन मंचलों के हौसले टूटे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आती रहती है कि मंचलों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, दबंगों की दबंगई अक्सर देखने को मिल जाती है। तो अगर ऐसे में प्रचार प्रसार किया जाएगा तो इससे एक संदेश जाएगा लोगों के बीच में, जिसके बाद से खाकी का खौफ इन लोगों के बीच बना रहेगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए बदमाशों के खिलाफ, तो किस प्रकार के निर्देश और भी इसमें जारी किए गए हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की थी, जिसमें सभी एडीजी स्तर के अफसर और साथ ही साथ में आईजी और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें डीजीपी एससी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव सीएम, अपर मुख्य सचिव सीएम, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव सूचना भी इस बैठक का हिस्सा थे। तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर कई जिलों से शिकायतें थी, उन शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि वो कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार सख्त रणनीति अपनाए। जिस तरीके के दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों के क्रम में काम आगे बढ़ाए। जो टॉप 10 अपराधी हैं, उन टॉप 10 अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो। ऐसे अपराधी जो छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, उन पर भी लगातार निगाह रखें। छोटी छोटी घटनाएं अगर होती हैं तो उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई करें, ताकि कहीं कोई घटना बड़ी ना होने पाए। ठीक है, इसका ये भी देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई गई थी। साथ ही साथ जिस तरीके से क्लीन अभियान की शुरुआत की गई, इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कुर्की भी की गई थी, कई लोगों पर शिकंजा कसा। क्या ऐसे में एक खाका तैयार किया गया, सूची में कई लोगों के नाम दर्ज है, पहले से रडार पहले से फिक्स कर लिया गया है? बिल्कुल निश्चित है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो भू माफिया हैं या जो बड़े अपराधी हैं, उनकी सूची तैयार कर उनके ऊपर और तेजी के साथ कार्रवाई की जाए। हमने देखा है, चाहे वो बिजनौर रहा हो, प्रयागराज रहा हो, वाराणसी रहा हो, लखनऊ रहा हो, मऊ रहा हो, गाजीपुर रहा हो, ये वो जिले हैं जहां बड़े पैमाने पर अपराधियों पर यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, जहां अपराधियों पर सीधे तौर पर उनकी संपत्ति जब्तीकरण की गई है, उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण हुए हैं, बड़े पैमाने पर जो उनके गुर्गे थे उनकी भी संपत्ति ध्वस्त की गई है। तो कहीं ना कहीं ये अभियान जो है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि और तेजी के साथ चलाया जाए, और जो भी ऐसे अपराधी हैं जो इनामी है या जो जिला बदर है, ऐसे अपराधियों को तेजी के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में त्योहार भी हैं। तो ऐसी स्थिति में त्योहारों को देखते हुए हर जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस अफसर फील्ड में तैनात किए जाए वो ईमानदार और तेज तर्रार छवि के अफसर हो, जो लापरवाह है या इसके आपसे एक और चीज यहां पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके के इस आदेश में ये भी फरमान सुनाया गया है सीएम की तरफ से कि अगर किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे जो रणनीति छुपी हुई है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये केवल इस वजह से ये फैसला लिया गया है ताकि लोगों के बीच में एक तरीके से खौफ बनाया जा सके पुलिस का? बिल्कुल, पुलिस का इकबाल कायम होना चाहिए, क्योंकि हमने वो घटनाएं भी देखी हैं जहां पर चाहे वो कासगंज रहा हो, प्रतापगढ़ रहा हो, कि वो जिले रहे जहां पुलिस पर भी हमले हुए। उसके पहले बिकरू कांड हुआ था। हालांकि पुलिस ने उन सभी को एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का इकबाल कायम रहे, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसका खौफ अपराधियों में होना चाहिए। तो निश्चित है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका संदेश लोगों तक पहुंचे कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने अपना दहशत का एक साम्राज्य फैला रखा था, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो पुलिस के प्रति। जहां वो पहले अपराधियों की शिकायतें करने से डरते थे, अब वो जब ये जानेंगे कि लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जो शिकायत। ठीक, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है आगरा से, जहां पर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया है। पानी को लेकर हुए विवाद में फायरिंग करी गई है, गोली लगने से वहीं एक शख्स की मौत भी हो गई है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कागारोल
थाना क्षेत्र के बेरी चाहर गांव की घटना बताई जा रही है। तो पानी को लेकर आगरा में दो पक्षों में विवाद हो गया है, दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई है। वहीं गोली चलने से एक व्यक्ति को गोली लग गई, एक शख्स की गोली लगने से वही मौत भी हो गई। हालांकि इस विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये मामला कागारौल थाना क्षेत्र के बेरी चाहर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में, दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया है। पानी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके दौरान फायरिंग भी की गई। वहीं फायरिंग करने के दौरान एक शख्स को गोली लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोगेंद्र सिंह संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, आगरा से ये जो खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स को गोली लगने से मौत हो गई है, दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती है, और इस पे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी मैम, आपको मैं बता दूं कि मौके पे पुलिस बल बहुत तैनात है। पानी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात है। इनमें पानी को लेकर विवाद हुआ था, जहां मौके पर इनमें हाथापाई के बाद में जो फौजी है, जिसने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, जहां मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग जो घायल हुए हैं, उनको उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। भारी पुलिस बल तैनात है मौके पर। जोगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं बस्ती में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। बदमाशों ने प्रधान पद के प्रत्याशी अशोक यादव को गोली मार दी है। अशोक यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनावी रंजिश को लेकर के बदमाशों ने यह हमला किया। अशोक यादव ने बबौना ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान पर यह गंभीर आरोप लगाया है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बबौना ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चुनावी रंजिश के तहत ये कहा जा रहा है कि इस हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर जो पूर्व प्रधान बताए जा रहे हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे, जिनकी गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है, लेकिन जान उनकी बच गई है। तो बस्ती में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। बदमाशों ने प्रधान पद के प्रत्याशी अशोक यादव को गोली मार दी है। तो प्रधान पद के जो प्रत्याशी बताए जा रहे थे अशोक यादव, उनको बदमाशों की तरफ से गोली मारी गई है। और चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के तहत ही इस हत्या का प्रयास किया गया था। तो यानी प्रधान पद के जो प्रत्याशी अशोक यादव बताए जा रहे हैं, उनकी हत्या करने का एक तरीके से षड्यंत्र यहां पर रचा गया, जिसके बाद से जैसे ही बदमाश उन्हें गोली मारने आए, किसी भी तरीके से प्रधान पद के प्रत्याशी की जान बच गई है। फिलहाल उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे का कारण चुनावी रंजिश हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस अपनी जांच जारी रख रही है। तो अशोक यादव ने बबौना ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बबौना ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बस्ती में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बदमाशों ने प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अशोक कुमार पर गोली दागी, जिसके बाद से उनकी हत्या की प्रयास यहां पर बदमाशों की तरफ से की गई थी। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूर्व प्रधान थे, उनके तरफ से इस हत्या के पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बबौना ग्राम पंचायत का पूरा मामला है। तो बस्ती में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, वो अपने आतंक को इसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे राघवेंद्र कि जो ये घटना बस्ती से सामने आई है और जिस तरीके से भावी प्रत्याशी के तौर पे अशोक को जाना जाता है, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाता है और पूर्व प्रधान पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि हत्या का प्रयास उनकी तरफ से करवाया गया, तो यहाँ पर जनता आखिर किस पर भरोसा करे और कानून व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है? आपको बता दें कि बस्ती जिले में परशुरामपुर पुलिस की निष्क्रियता के कारण आए दिन वहाँ गोलीकांड और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। रात में प्रधान प्रत्याशी अशोक यादव के ऊपर दबंगों द्वारा गोलीकांड हुआ है। उसके बाद पुलिस लिपापोती में जुटी हुई कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी ये खुद अपने ऊपर गोली चलवा कर और जनता की हमदर्दी ले रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी गोलीकांड जो चलाने वाले थे उनको पकड़ने के बजाय खुद उल्टा ग्राम प्रधान प्रत्याशी के खिलाफ आरोप लगा रही है। कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता के कारण आए दिन परशुरामपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण अभी 2 दिन पहले भी घटना हुई थी। उसी को देखते हुए फिर रात में दबंगों ने प्रधान प्रत्याशी के ऊपर गोली चलाया, इसके कारण उसके हाथ में भी गोली लगी है। अशोक
यादव का कहना है कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा हमारे ऊपर गोली चलवाई गई है। इसी को देखते हुए अभी भी प्रशासन मौन बना हुआ। प्रशासन का साफ कहना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बदमाशों ने प्रधान पर जिस तरीके से गोली चलाई, जो प्रभावी प्रत्याशी बताई जा रही थी उस पर गोली चलाई है और ये आरोप पूर्व प्रधान पर लगाए जा रहे हैं कि हत्या का प्रयास उनकी तरफ से करवाया गया। तो अगली खबर बदायूं से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष में आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। पूरा मामला कोतवाली के बंजरिया गांव का बताया जा रहा है। तो बंजरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली से विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। छोटी सी बात पर छोटे सी मामूली सी विवाद हो गया था, उसको लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर मारपीट कर रहे हैं। जमकर मारपीट की गई है दोनों पक्षों के बीच में। वहीं ये मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। पूरा मामला कोतवाली के बंजरिया गांव का बताया जा रहा है। तो बंजरिया गांव में ये वीडियो बंजरिया गांव से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मामूली सी विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें जमकर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। और अब खबर गोंडा से, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में बीएसए सस्पेंड किए गए हैं। तो दो बाबू और एक अध्यापक पर भी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल की परमिशन पर बीएसए पर यह कार्रवाई की गई है। सस्पेंड लोगों पर केस चलाने को भी तैयारी नजर आ रही है। तो अंतर जनपदीय तबादले करने के लिए ये रिश्वत भी ली गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से तबादले को लेकर के जब खबरें सामने आई थी, तो अंतर जनपदीय तबादला करने के लिए भी रिश्वत लिया गया था। तो बीएसए के खिलाफ जीएम ने डीओ को लेटर लिखा है। शासन ने पूरे मामले की कार्रवाई गोपनीय तरीके से जांच अब शुरू कर दी है। और स्वेटर, जूते, मोजे की खरीद में ये घोटाला किया गया था। इससे पहले भी 3 लोगों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो इससे पहले भी ऐसा मामला जब सामने आया था, तो उस मामले में भी 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो गोड्डा की खबर आपको बता रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादिर, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो गोंडा का मामला बताया जा रहा है, जिस तरीके से घोटालों का खुलासा हुआ है और अब तक 2 लोगों को या 3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, इस मामले में पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से शिक्षा विभाग में लगातार जो है भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था और ट्रांसपोर्टिंग के इस मामले में बीएसए के साथ 3 और लोगों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि 2 अध्यापक थे, उनसे भी गाज गिरी है। लिपिक दिनेश जन को सस्पेंड कर दिया है और इनके ऊपर एफआईआर के भी आदेश किए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कादिर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2 बाबू और एक अध्यापक पर कार्रवाई की गई है। खबरों का रुख करेंगे। खबर है कानपुर से, जहां पर संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला है। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो कानपुर का मामला हमारे सामने आया, जहां पर एक विवाहिता का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। दहेज ना पूरा कर पाने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। दहेज नहीं दिया गया था, जिसके बाद उसकी ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। परिजनों का ये आरोप है। वहीं विवाहिता का शव मिलने से जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जहां पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम मिलकर जांच कर रही है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव की ये घटना है, जहां पर एक विवाहिता का शव मिला है। सूरज पांडे संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सूरज, ये पूरा मामला आखिर है क्या विवाहिता का शव मिला है, वहीं परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव का है, जहां पर 2019 में एक युवती की शादी गांव के ही रहने वाले हुई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो ससुराल पक्ष है वो लड़की के परिवार वालों से दहेज की मांग कर रहा था। जिसके बाद जब लड़की के परिजन दहेज जो मांग रहे थे वो नहीं दे पाया, जिसके बाद आज जो लड़की का कमरे के भीतर शव मिला। जिसके बाद जैसे ही इलाकाई लोगों ने, ग्रामीणों ने परिजनों को जानकारी दी, घटना की जानकारी पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने जमकर ससुराल में हंगामा किया और ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है।
आपको बता दें कि पूरी जो शादी की बात करें तो 2019 में पूरी शादी हुई थी और इसके बाद से ही लगातार जो ससुराल पक्ष है वो दहेज की मांग कर रहे थे और उसी के पीछे हत्या की कारण बताया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह के मामा के घर पर डकैती की गई है। परिजनों को तमंचा दिखाकर लूटपाट कर रहे थे बदमाश। डकैती के दौरान काम वाली ने पहुंचकर शोर मचाना शुरू किया तो शोर से डरकर 2 मोबाइल लेकर भाग गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई है लूटपाट की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है। तो अब इन बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने इन बदमाशों की पहचान कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों का पता पुलिस लगा चुकी है। तो परिजनों को तमंचा दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए ये पहुंचे हुए थे बदमाश, जिसके बाद से जैसे ही काम वाली ने शोर मचाना शुरू किया, ये डर कर वहां से भागते हुए नजर आए और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। तो अगली खबर हापुड़ से, जहां पर डीएम अनुज सिंह ने दिखाए कड़े तेवर। डीएम बैठक में नहीं पहुंचे। नगरपालिका ईओ ने क्लर्क को बैठक में भेजा। डीएम ने क्लर्क की जमकर फटकार लगाई। नगरपालिका ईओ पर कर सकते हैं कड़ी कार्रवाई। तो नगरपालिका ईओ जो है डीएम की बैठक में नहीं पहुंचे थे। डीएम ने क्लर्क की जमकर फटकार लगाई क्योंकि उस दौरान क्लर्क को नगरपालिका के ईओ ने क्लर्क को बैठक में भेज दिया था, जिस पर सख्त रुख अपनाया है डीएम ने। हापुड़ के डीएम ने अनुज सिंह ने कड़े तेवर दिखाए हैं। डीएम की बैठक में नगरपालिका ईओ नहीं पहुंचे थे, जिसके तर्ज पर उन नगरपालिका ईओ ने क्लर्क को बैठक में भेज दिया था, जिसके बाद डीएम ने क्लर्क की जमकर फटकार लगाई है। वहीं नगरपालिका ईओ पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं डीएम अनुज सिंह। हापुड़ की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने सख्त तेवर दिखाए हैं। दरअसल डीएम की बैठक में नगरपालिका के ईओ नहीं पहुंचे थे। नगरपालिका ईओ ने क्लर्क को बैठक में भेज दिया था। वहीं डीएम ने क्लर्क की जमकर फटकार लगाई है। नगरपालिका ईओ पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं डीएम अनुज सिंह। तो हापुड़ के डीएम अनुज सिंह ने सख्त तेवर दिखाते हुए नगरपालिका ईओ के क्लर्क को फटकार लगाई है। दरअसल डीएम की बैठक में नगरपालिका ईओ नहीं पहुंचे थे, जिस दौरान नगरपालिका के ईओ ने क्लर्क को बैठक में भेज दिया था। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 प्रबंधकों समेत 7 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो प्राधिकरण के अधिकारियों पर किसान से धोखाधड़ी करने का आरोप है। किसान कोटे के 60 वर्ग मीटर प्लॉट को किसी दूसरे को स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर अब कार्रवाई हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि किसान कोटे के 60 वर्ग मीटर प्लॉट को किसी दूसरे को स्थानांतरित करने पर आरोप लगाए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 प्रबंधक समेत 7 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ ये धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अगली खबर उन्नाव से है, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। खड़े ट्रक से बाइक के टकराने से ये हादसा हुआ है। तीनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परियर चकलवंशी मार्ग पर सुब्बा खेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बता दें कि सुब्बा खेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर खड़े ट्रक से बाइक के टकराने के बाद ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की मौत के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। परिवार में मातम छाया है। मऊ का लाल आतंकियों से लोहा लेते शहीद हो गया। तो लेह में तैनात थे शहीद जवान गणेश यादव। आज शाम 7 बजे गांव पहुंचेगा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। 285 मीडियम रेजिमेंट आर्मी कोर में तैनात था शहीद जवान। मऊ के चकरा गांव का निवासी था शहीद जवान। तो आज इसकी शहादत की जाएगी और आज शाम 7 बजे गांव पहुंचेगा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। तो 285 मीडियम रेजिमेंट आर्मी कोर में तैनात था शहीद जवान। तो मऊ के चकरा गांव का निवासी ये शहीद जवान बताया जाता था। दरअसल आतंकवादियों से लोहा लेते हुए ये जवान शहीद हो गया, यानी देश का एक और बेटा आज शहीद हो गया है। तो लेह में तैनात था शहीद जवान गणेश यादव, जिनके पार्थिव शरीर को आज शाम 7 बजे उनके गांव पहुंचाया जाएगा
और ऐसे में बताया जा रहा है कि 285 मीडियम रेजिमेंट आर्मी कोर में तैनात थे शहीद जवान।